Bismillahirrahmanirrahim, and we are proceeding towards today's question, and this question is the IELTS summary exam, and it is a line chart question. आज हम इस लाइन चार्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे. मैंने पहले वोकैबुलरी पर अलग डे में, मैंने इंट्रोडक्शन पर अलग डे में, और फिर मैंने ओवरव्यू पर अलग डे में पूरे पूरे लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए, पढ़ाए, और कम से कम 6 ईच मैंने इंट्रोडक्शन करवाए, ओवरव्यूज करवाए. आज पहली एक्सप्लेनेशन होगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को पूरे का पूरा इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू और एक्सप्लेनेशन के साथ एक दफा पूरा कंप्लीट करें. फिर आने वाले सारे क्वेश्चंस भी हम कंप्लीट करेंगे. अब हमें पता है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, अब हमें पता है कि ओवरव्यू कैसे लिखना है, और अब हम एक्सप्लेनेशन आज पहली बार करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूरा कर लेंगे ताकि रिवाइज भी हो जाए. सो नाउ ये आइल्स का समरी एग्जाम, यानी कि आइल्स राइटिंग एग्जाम टास्क नंबर 1 समरी राइटिंग है, जिसमें हमें एग्जाम में 150 वर्ड्स मिनिमम लिखने होंगे. हम इसको 4 पैराग्राफ्स में आंसर करते हैं, जो आपको पता है. पैरा 1 इज नोन एज इंट्रोडक्शन, paragraph number 2 is known as overview, paragraph number 3 is known as the explanation, and para number 4 is known as the explanation as well. 4 paragraphs में हम इसको आंसर करें. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मेकिंग एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन. पहले सारा अंडरस्टैंड कर लें, फिर उसके बाद मैं इसको लिखना शुरू कर दूंगा, और फिर इंशाल्लाह मैं पूरा आंसर टाइप करके लिखूंगा. और जब रिकॉर्डिंग खत्म होएगी तो देखिएगा मुझे कितनी देर लगी. मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरा क्वेश्चन समझा के लिख के जब फारिग होता हूँ तकरीबन 25 मिनट्स होते हैं. तो एग्जाम में इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास 20 मिनट्स. जब मैं पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, और मेरे पास कितना वक्त लग रहा है, वो आई एम वेटिंग ओनली 25 मिनट. दैट मीन्स अगर मुझे समझाना ना हो और मुझे खुद से लिखना हो तो शायद मेरे लिए 20 मिनट्स भी बहुत ज्यादा होंगे. So now, first of all, the introduction. मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन पैराफ्रेजिंग मेथड से करेंगे, पर पैराफ्रेजिंग मेथड से जब इंट्रोडक्शन करेंगे तो पैराफ्रेजिंग किसकी करेंगे? फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन. ये मैंने मार्क कर दिया, दिस फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन, और इसमें हम ऐड करेंगे इस टाइटल को. तो इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो बन जाएगा. हम अपने इंट्रोडक्शन को इस पहले सेंटेंस को रीवर्ड करके इसमें टाइटल को ऐड करके बनाएं. अगर हमारा टाइटल ऊपर वाले सेंटेंस के साथ ही कवर हो गया तो फिर हमें दोबारा इसको टाइटल को ऐड करने की जरूरत नहीं है. द सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द ओवरव्यू में हम किन सेंटेंसेस को लिखेंगे. फर्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे ओवरऑल हमें कितने वेरिएबल्स दिए हैं हम बात करेंगे. वी हैव बीन गिवन इन पिक्चर 3 कंट्रीज जो है हमें दिए हैं. इन 3 कंट्रीज को जो हमें दिए हुए हैं उसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूरोपियन यूनियन. फुल स्टॉप. उसके बाद हम लिखेंगे सिर्फ ओवरव्यू में ट्रेंड्स, चेंजेस जो इन वेरिएबल्स के अंदर हुए हैं. हम डॉट्स की एक्सप्लेनेशन को लिखने नहीं जा रहे. ठीक है जी. हम जब ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ओवरव्यू में हम कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में व्हीट एक्सपोर्ट लगातार नीचे को गई, यूरोपियन कम्युनिटी में लगातार ऊपर को गई, और कनाडा में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए. ये कल की क्लास में मैं डिस्कस कर चुका. लगातार ऑस्ट्रेलिया में परसिस्टेंट कहलाएगा, लगातार यूरोपियन कम्युनिटी में कंसिस्टेंट कहलाएगा, और अप एंड डाउन्स होंगे कनाडा. इज क्लियर? हम सेंटेंस नंबर 1 ऑन द वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट रखेंगे. हम सेंटेंस नंबर 2 ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड सेंटेंस नंबर 3 यूरोपियन कम्युनिटी, इन दोनों को हम कंपाउंड कर देंगे. एंड सेंटेंस नंबर 4 ऑन कनाडा को इंडिपेंडेंट रखेंगे. ये बात मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ, आज रिवाइज कर ली. अभी मैं इसको रीप्रैक्टिस करूंगा, ये रिकॉल भी हो जाए. नाउ कम ऑन द एक्सप्लेनेशन. जब हम पहुंचेंगे पैरा नंबर 3 पे तो उसमें हम एक्सप्लेनेशन करेंगे. जब तो हम 2 वेरिएबल्स को, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन कम्युनिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे पैराग्राफ नंबर 3 में, और कनाडा को हम एक्सप्लेन कर देंगे पैराग्राफ नंबर 4. जब हम पैरा 3 की बात करते हैं तो हम बात करेंगे कुछ इस तरह से कि हम ऑस्ट्रेलिया 1 2 3 4 5 6 ईयर्स मेंशन है, हम ऑस्ट्रेलिया पे 2 सेंटेंसेस बनाए. सेंटेंस नंबर 1 में हम लिखेंगे व्हीट एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया 15 मिलियन टन थी इन 1985, जो हल्का सा बढ़ के 16 मिलियन टन हो गया ऑलमोस्ट तकरीबन इन 1986, फॉलोड बाय, और उसके बाद देयर वाज अ डिक्लाइन. क्लियर? इज इट फाइन? सेकेंड सेंटेंस में
हम लिखेंगे 87, 88, 89 एंड 99। इज इट क्लियर? अब दो सेंटेंस लिखे, पहले सेंटेंस में फर्स्ट 2 years और आने वाला पूरा ट्रेंड, दूसरे सेंटेंस में कमाज लगा के वैल्यूज अगले 5 या 4 साल। जब हम यूरोपियन कम्युनिटी पे आएंगे तो फिर हम यूरोपियन कम्युनिटी के लिए दो सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस 1 में लिखेंगे कि आपकी 85 में कितनी एक्सपोर्ट थी। अब क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट फिगर है तो हम अप्रोक्सीमेशन साथ लगा रहे हैं, कोई अप्रोक्सीमेशन का वर्ड रिपीट नहीं करेंगे। अब आपके पास वोकैबुलरी है। हमने 85 में बताना है कि इतनी एक्सपोर्ट थी, जो हल्का सा कम होके 86 में इतनी होगी। हल्का सा ऑस्ट्रेलिया के साथ स्लाइटली होगा और वो हल्का सा यूरोपियन कम्युनिटी के साथ अबिट कर देंगे, थोड़ा सा, है ना, या माइनर कर देंगे ताकि रिपीटिशन ना हो। और साथ में हम लिखेंगे चेस्ड बाय। पहली दफा हमने बाद में आने के लिए क्या वर्ड यूज किया? फॉलोड बाय। हम यूरोपियन कम्युनिटी में बाद में आने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? चेस्ड बाय। क्लियर? और तीसरा वर्ड भी हमारे पास अभी मौजूद है, बैक बाय। क्लियर है नोट? है ना? तो हम बात करेंगे पहले सेंटेंस में कि यूरोपियन कम्युनिटी में इतना सेल था 85 में, हल्का सा कम हो गया, इतना हो गया 86 में, और इसके बाद चेज बाय आ कंटिन्यूअस इंक्रीज देयर ऑन। फिर हम सेकंड सेंटेंस में मेंशन कर देंगे अगले 4 सालों की वैल्यूज कमास के साथ। अब अगर आप ध्यान रखें तो यहाँ पे जो इंक्रीज हुई ये हमने मेंशन की थी हल्की सी, स्लाइट। तो यहाँ पे तो इंक्रीज ज्यादा है, तो ज्यादा इंक्रीज के लिए क्या वर्ड यूज करें? यस, वी कैन यूज द वर्ड शार्प। शार्प मैंने आपको क्लास में करवाया, शार्प और क्विक और रैपिड, है ना, स्पाइक, सर्च, वर्ड यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्विक क्विक राइस के पैराग्राफ नंबर 4 पे पहुंचे। हम पैराग्राफ नंबर 4 पे, क्योंकि हाफ हैजर्ड बहुत ज्यादा है, तो सेंटेंस 1 में हम मेंशन करेंगे 1985, 1986 बैक्ड बाय शार्प राइज, है ना। सेंटेंस नंबर 2 में हम मेंशन करेंगे 87, 88 और ड्रास्टिक टिप। क्लियर? सेंटेंस नंबर 3 में हम मेंशन करेंगे 89 एंड 99। तो इस तरह से हम कनाडा के लिए 2 के बजाय 3 सेंटेंसेस बना देंगे ताकि हब हैज़र्ड अच्छे तरीके से एड्रेस हो सके। जो हब हैज़र्ड है वो अगर आप 2 सेंटेंसेस में कवर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा ट्रेंड्स लिखना एक बहुत बड़े सेंटेंस में अक्सर ग्रामेटिक एरर की तरफ ले जाता है, इसलिए मैं रिस्क नहीं दूंगा आप लोग। इज इट फाइन? तो अब मैं इसका आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ। आल दो के मैंने इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू पहले करवा दी है, इवन देन आई एम हैप्पी कि मैं इसको रिवाइज कर दूं। आपको रिवीजन से अगर फायदा हो तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी गुड पॉइंट फॉर यू ऑल। ओके, सो मैं अब जा रहा हूँ इसके साइज को छोटा करता हूँ। क्लिप साथ डिस्प्लेड रहेगा। जब क्लिप डिस्प्लेड रहेगा तो उसका फायदा ये होगा कि आपका क्वेश्चन आपके सामने होगा, और आपके क्वेश्चन के सामने होने से आप लोगों के लिए उसको समझना आसान होगा, और आपको नजर आ रहा होगा कि सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सो क्वेश्चन को मैंने साथ ही डिस्प्ले कर दिया है। मैं क्वेश्चन के फॉन्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हियर इज द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को जब हम चलाएंगे तो हम देख लेंगे इसमें फर्दर क्या किया जा सकता है इसके बेटर डिस्प्ले के लिए, और हम इसके बेटर डिस्प्ले के लिए इसको साथ पैरेलल मेंशन कर देते हैं यहाँ। ओके, so I'm going to write the answer. जब भी मल्टीमीडिया साथ लगा होता है आपको फिक्सेशन में प्रॉब्लम महसूस होता है। उसकी रीजन ये है कि जब मल्टीमीडिया नहीं होता तो स्क्रीन ज्यादा वाइडर होती है। जब मल्टीमीडिया साथ लगा होता है ना, स्क्रीन जो है ना थोड़ी स्क्वीज में। ठीक है, हम इसको देख लेंगे अगर हमें कोई ट्रेंड नजर नहीं आएगा। ठीक है, चलो मूव अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट व्हाट? वी आर गोइंग टू राइट द इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के लिए पहला सेंटेंस कहता है द ग्राफ बिलो शोज द डिफरेंसेस इन द व्हीट एक्सपोर्ट्स ओवर 3 डिफरेंट एरियाज, है ना, ओवर 3 डिफरेंट एरियाज। यहाँ पे आ गया ओवर 3 डिफरेंट एरियाज। मैं इसको रिपीट कर दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। सो द ग्राफ बिलो शोज द डिफरेंसेस इन द व्हीट एक्सपोर्ट्स ओवर 3 डिफरेंट एरियाज। अब यहाँ तक का जो सेंटेंस है इसको हम रीवर्ड कर रहे हैं। मैंने कहा था जब भी वेरिएबल्स साथ साथ दिए हों कंपैरिजन में तो आपने वर्ड यूज करना है कंपैरेटिव एनालिसिस। ओके, पर हम अपना आंसर लिखने के वास्ते जा रहे हैं।
बेहतर है कि अगर हमारा स्क्रीन फिक्स नहीं हो रहा तो हम इसी क्वेश्चन के नीचे ही अपना आंसर मेंशन कर देते हैं, सो ना हमें कोई प्रॉब्लम होगा और ना ही हमें इसको रीसेट करना पड़ेगा। चलिए, सो नाउ इट इज व्हाट द ग्राफ, हम क्या वर्ड यूज करेंगे ग्राफ की जगह, द लाइन चार्ट shows illustrates differences comparative analysis beat expo over 3 different multiple areas regions across the globe, ठीक है, over a span of 5 years from 1985 to 1990 full stop. The export quantum is mentioned in million terms. वही इंट्रोडक्शन जो हमने पहले लिखा है, तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट। हम जाएंगे वापस इसी पे। चलिए, चलिए, the the line chart the line chart आप लोग अपना आंसर साथ साथ लिखना चाहें तो दैट विल बी वेरी गुड। The line chart illustrates the line chart illustrates the comparative analysis of the line chart illustrates the comparative analysis of the wheat exports to 3 multiple states over a span of 5 years from 1985 to 1990 full stop. The export quantum is mentioned in million tons full stop. So हमने इंट्रोडक्शन को लिख दिया, अब हम जा रहे हैं ओवरव्यू की तरफ। हमने अपना इंट्रोडक्शन मुकम्मल किया, अब हम जा रहे हैं ओवरव्यू की तरफ। मैं हर नया पैराग्राफ ऊपर को लिखूंगा ताकि आपको पिक्चर के साथ नजर आ रहा हो। मैं इंट्रोडक्शन नीचे ले जाऊंगा, आप ओवरव्यू ऊपर ले आऊंगा ताकि आपको एक्टिवली राइटिंग पैराग्राफ जो है वो नजर आ रहा हो। ये पैराग्राफ उल्टे ऑर्डर में होंगे, जब ये पूरा लिख चुकेंगे हम आंसर तो फिर हम इसको इंट्रोडक्शन के ऊपर ले आएंगे, फिर ओवरव्यू, फिर एक्सप्लेनेशन। अब मैं जा रहा हूँ पैरा 2 पे, एंड दैट इज ओवरऑल मैं ये सब समझा चुका कि आपको इंट्रोडक्शन हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखना। ये मैं समझा चुका कि ओवरव्यू का पहला सेंटेंस प्रेजेंट, बाकी पास्ट में सेंटेंसेस अगर डेटा पुराना। ओवरऑल 3 countries are demonstrated in the picture, including Australia, Canada, and European community with their distinct wheat export trends। फुल स्टॉप। पहला सेंटेंस होगा
अब हम एक सेंटेंस लिखेंगे ऑन द ट्रेंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एक सेंटेंस लिखेंगे ऑन द ट्रेंड ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी, एक सेंटेंस लिखेंगे ऑन ट्रेंड ऑफ कनाडा। मगर द ट्रेंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया और ट्रेंड ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी जो लगातार ऊपर और लगातार नीचे जा रहे थे उसको हम कंपाउंड करेंगे वाइल के ब्रिज के साथ। इज इट फाइन? चल चलिए। द एक्सपोर्ट क्वांटिटी टू ऑस्ट्रेलिया डिक्लाइन, लगातार नीचे गई, डिक्लाइंड persistently in whole, या कंप्लीट कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते, इन होल 5 years except 1986 while the figure inclined consistently in European community with the similar exception full stop। क्लियर? लगातार नीचे को गई ऑस्ट्रेलिया में फिगर, लगातार ऊपर को गई यूरोपियन कम्युनिटी में विद द सेम एक्सेप्शन, यानी कि एक्सेप्शन हुई 86 की। आगे चलिए। हाउएवर, जैसा कल मैंने लिखवाया और समझाया, हाउएवर कामा द wheat export accounted for, yeah, the wheat export, however the Canadian wheat export कर देते हैं, however Canadian wheat export had many ups and downs from 1985 to 1990 full stop। तो हमारा ओवरव्यू भी मुकम्मल हो गया। अब हम जा रहे हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ। थर्ड पैराग्राफ मैं ऊपर इससे लिख रहा हूं ताकि आपको नजर आ रहा और पिक्चर आपके सामने डिस्प्ले है। मैंने बताया है कि जब भी आप थर्ड पैराग्राफ शुरू करेंगे यानी कि एक्सप्लेनेशन का पहला, तो हम कहां से शुरू करेंगे? टू अनिशिएट विद। चल, टू अनिशिएट विद, अब पहले हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें। टू अनिशिएट विद ऑस्ट्रेलियन export, comma, this was 15 million tons। अब बार बार पूरा मिलियन टन नहीं लिखना, बस empty is enough, empty, clear? Empty means million tons। This was 15 million tons in 1985, in 1985, which went up, ऊपर गई, a little, थोड़ी सी, to about तकरीबन 16 MT in 1986, followed by a continuous decrease, full stop। तो आपने पहले 2 साल और अगले 4 साल का ट्रेंड मेंशन कर दिया। क्लियर बच्चों? आगे चलिए। अब हम अगले 4 सालों की फिगर्स को कमास के साथ कंक्लूड करें। The export total
the export total was approximately, अब एक लाइन में अगर 4 अप्रोक्सीमेशन है तो एक दफा अप्रोक्सीमेशन का वर्ड यूज करना काफी है. The export total was approximately 14 million tons in 1987, 13 million tons in 1988, with 11 million tons in the both 1989 and 1990. फुल स्टॉप. तो आपने पहले कंट्री को एक्सप्लेनेशन खत्म कर. अब मैंने विद 11 MT क्यों लिखा? बिकॉज आई वाज नोन टू कि आखिरी 2 सालों में मैंने एंड इस्तेमाल करना. तो अगर आपको एक सेंटेंस में 2 दफा लगता है कि एंड इस्तेमाल करना है तो गो फॉर विद वंस एंड देन सेकंड टाइम गो फॉर एंड. क्लियर? आगे चलिए, लिखिए, मैं आगे चलूँ. शाबाश, मुकम्मल कीजिए. शाबाश, मुकम्मल कीजिए. शाबाश बच्चों, शाबाश, मुकम्मल कीजिए, मुकम्मल कीजिए. चलिए, अब हम जा रहे हैं दूसरे कंट्री की तरफ, यूरोपियन के में. हेडिंग टुवर्ड्स heading towards, जी सेम पैराग्राफ, 2 वेरिएबल्स ने कंप्लीट करें. heading towards the European community, wheat export accounted for nearly तकरीबन 17 million tons in 1985, which dropped a bit to 14 million tons in 1986, chased by a continuous, पहले continuous का वर्ड हो गया है, chased by a persistent, consistent भी दोनों हो गए हैं, chased by a gradual lift thereafter या there onwards. पहले हमने देयर आफ्टर यूज किया, अब हम वर्ड यूज करें देयर ऑन. क्लियर?
अब हम अगले 5 सालों या 4 सालों में हम कमाज लगा के आंसर कंप्लीट करें। This figure was 15 million tons in the both 1987 and 1988 with a sharp rise to estimatedly 18 million tons, estimatedly 18 million tons, yeah, estimated 18 million tons in 1989 with 21 million tons in 1990, full stop. So I've used and once and with twice in this sentence because uske baad complete nahi hua. So we have done with third paragraph as well. So we are left with only one country. What is that? That is Canada. Okay. Moving on to Canada, comma, the wheat export totality was close to, approximation है ना, close to 19 million tons in 1985 with a minor decrease to 17 million tons in 1986, full stop. Do not stretch yourself more to avoid any grammatic error. In 1987 and 88, कंप्लीट करना है तो ऐसे कर सकते हैं। In 1986 backed by, इसके बाद आया backed by a sharp spike ahead, backed by a sharp spike ahead, full stop. The figure reached to, अच्छा वर्ड हो सकता है, settled at, the figure settled at nearby 21, approximation है ना, million tons in 1987 with 25 million tons in 1988, full stop. क्लियर? अब हमने ड्रास्टिक डिप लगाना है नीचे की तरफ। 1989 was a year of drastic dip for Canada or
Canadian wheat export with an approximate quantity of 14 million tons with a handsome recovery, ऊपर चला गया ना, with a handsome recovery to 19 million tons in 1990, full stop, and that ends up my answer. So here is the complete answer of this specific question. अब मैं इसके पैराग्राफ्स को एक तरतीब में लेके आता हूं ताकि हम लोगों को आसानी हो इसको समझने में। तो हमने अपने आंसर को एक पेज पे कन्वर्ट कर दिया जो हमारे सामने है, पर आंसर को हमने क्या बनाया? द आंसर इज, मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए दोबारा, कोई चीज जो आपको समझ ना आए आस्क मी मेनी टाइम्स, कोई प्रॉब्लम। सो नाउ the line chart illustrates the comparative analysis of wheat exports to three multiple states over a span of 5 years from 1985 to 1990. The export quantum is mentioned in million tons. Overall, three countries are demonstrated in the picture, including Australia, Canada, and European Community, with their distinct wheat export trends. The export quantity to Australia declined persistently in the whole 5 years except 1986, while the figure inclined consistently in European Community. Okay, while the figure, so now overall, three countries are demonstrated in the picture, including Australia, Canada, and European Community, with their distinct wheat export trends. The export quantity to Australia declined persistently in the whole 5 years, except 1986, while the figure inclined consistently in European Community, with the similar exception. However, Canadian wheat export had many ups and downs from 1985 to 1990. हमने लिख दिए trends. अब हमारे explanation. To initiate with Australian export, this was 15 million tons in 1985, which went up a little to about 16 million tons in 1986, followed by, ये मैं आपसे कह रहा था, जब आप लिखते हैं ना तो आपसे कोई 1, 2, 3 वर्ड मिस हो जाते हैं। अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे और आज सच ही आप इसको सबमिट करा देंगे तो ये जो आपका एरर था ये मिस्टेक में कन्वर्ट हो जाएगा। Followed by a continuous decrease. Followed by a continuous decrease. The export total was approximately 14 million tons in 1987, 13 million tons in 1988, with 11 million tons in both 1989 and 1990, heading towards the European Community. The wheat export accounted for nearly 17 million tons in 1985, which dropped a bit to 14 million tons in 1986, chased by a gradual lift there onwards.
This figure was 15 million tons in the both 1987-98 with a sharp rise to estimated 18 million in 1989 and 21 million tons with 21 million tons in 1990. Last one. Moving ahead to Canada. Moving on to Canada, wheat export totality was close to 19 million tons in 1985 with minor decrease to 17 million in 1986. Backed by, they should become, backed by a sharp spike ahead. The figure settled at nearby 21 million tons in 1987 with 25 million tons in 1988. Full stop. In 1989 was a year of the drastic dip for Canadian wheat export with an approximate quantity of 14 million tons with a handsome recovery to 19 million tons in 1990 and that is all. अब अगर हम इस एक आंसर को देखें तो how much words we have written, हमने 4 पैराग्राफ्स लिखे हैं. 4 पैराग्राफ्स में जो मैंने वर्ड यूज करने थे 150, I have written 264 words here. ठीक है. So 264 words का ये जो आंसर है, इस आंसर को हमने कंप्लीट किया है. You are not required, you should not rather. हमने total words. हमने अपने आंसर को कभी भी क्वालिटी के एस्पेक्ट से डिक्रीज नहीं करना. क्वालिटी को सेक्रीफाइस कर अगर होती है तो हमने क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स डिक्रीज नहीं करनी. लेकिन अगर हमारी क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही तो नंबर ऑफ वर्ड्स कम भी हो तो फर्क नहीं पड़ता है. इट इज व्हाट अ स्टैंडर्ड आंसर जो एक स्टूडेंट एग्जाम में अगर लिखे तो I'm optimistic to get a very good score in your IELTS writing summary exam task number 1. So now it's time to write your answer.